लेकिन अगर हम कपड़े की बात करें तो वो पूरी दुनिया में मेड इन बांग्लादेश का बिकता है। बांग्लादेश की इकॉनमी में एक्सपोर्ट में कपड़े की मार्केट, जो कपड़े की एक्सपोर्ट है, उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसकी टोटल एक्सपोर्ट जो बनती है $40 मिलियन बनती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे एशियन स्टार राइजिंग स्टार ये बांग्लादेश के बारे में, जो बांग्लादेश इतना हाई आगे आ रहा है। और हम देखेंगे कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या चल रही है इस समय बांग्लादेश की, जीडीपी परसेंटेज कहाँ पे जा रही है। इकोनॉमिकल कंडीशन जो भी है हम उस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की कहानी 1947 में शुरू होती है, जब इनको ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 तक एक हिस्सा बनकर रहे और बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर सामने आया और इसके पीछे दो अहम फैक्टर्स थे। इसमें पहला था अवामी मुस्लिम लीग का नशस्तें मेजॉरिटी में जीतना, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो का उसको हुकूमत सुपुर्द ना करना। इसमें दूसरा अहम फैक्टर था लिबरेशन वॉर। और अगर हम लिबरेशन वॉर को मुक्ति बानी वॉर कहें तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा और मेजर रोल मुक्ति बानी तहरीक का ही था और वो पहले से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। अभी यहाँ पे सवाल ये नहीं बनता कि ये हुआ क्यों हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कैसे हुआ। यहाँ पर हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि बांग्लादेश आज़ादी के वक्त किस स्टेज पर था और अब वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अ कंपैरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश टिल नाउ। पाकिस्तान से अलहदगी के वक्त बांग्लादेश के हालात इस कदर ख़राब थे कि यूएस स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने इसे बास्केट केस कहा था। दैट मीन्स अ गवर्नमेंट दैट इज़ डिसफंक्शनल और क्लोज टू फेलियर। और ये बात हक़ाइक़ की बुनियाद पर की गई थी। पाकिस्तान से अलहदगी के वक्त बांग्लादेश की 80% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जी रही थी। वहाँ पर औसतन उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 52 साल थी। लिबरेशन वॉर और जो दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आज़ादी से पहले हुई थी, उसकी वजह से $150 मिलियन के करीब इकॉनमी को नुकसान पहुंचा था। 1970 से 1974 तक उनकी इकॉनमी मज़ीद 12% तक श्रिंक हो गई। इसके बाद 1972 से 1975 तक जो उनका इन्फ्लेशन रेट है वो 40% तक ऊपर गया और उनका जीडीपी -1.7 तक आ गया। इसके बाद 1974 का कहत, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी और 1.5 मिलियन से ज़ायद लोग बुरी तरह मुतासिर हुए थे। इन इकनॉमिक और पॉलिटिकल डिसबैलेंस की वजह से बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लोगों को ये लग रहा था कि इसका सर्वाइवल बहुत हद तक नामुमकिन है। लेकिन बांग्लादेश ने सर्वाइव किया और आज वो पाकिस्तान और इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। अब इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इतना डेवलप हुआ है, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज़्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा अमीर है। बांग्लादेशी टका, जिसकी हमारे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं थी, वो भी आज पाकिस्तानी रुपए से 100 गुना बेहतर है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ $1130, वेयर एज बांग्लादेश हैज़ $2064। जीडीपी ग्रोथ अगर ड्यूरिंग पेंडेमिक हम बात करें तो पाकिस्तान का रेट 0.4 था, जबकि बांग्लादेश का 5.2। फॉरेन रेमिटेंसेस वो बांग्लादेश की $42 बिलियन हैं, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ $20.8 बिलियन। एवरेज लाइफ टाइम जो अब पाकिस्तान का 67 ईयर्स है और बांग्लादेश का 52 से 72 ईयर्स तक चला गया। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बांग्लादेश में 25 पर 1000 है, जबकि पाकिस्तान में 59 पर 1000। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 72% बच्चे हासिल कर पाते हैं, जबकि बांग्लादेश में 98% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स जो बांग्लादेश में 44 हैं और पाकिस्तान में उसके हाफ सिर्फ 22। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ बांग्लादेश हैज़ डेवलप्ड सो मच। इसमें 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सबसे पहले उसमें आता है एक्सपोर्ट, देन कम्स द वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद है फॉरेन रेमिटेंसेस और जो लास्ट में है वो है एनजीओज़ का रोल बांग्लादेश की इकॉनमी को स्टेबल करने में। 1988 में बांग्लादेश की इकॉनमी का 33% एग्रीकल्चर से आता था, जबकि जो 17% था वो आता था इंडस्ट्री से। लेकिन 2020 में बांग्लादेश की इकॉनमी का 35% आ रहा है इंडस्ट्री से और सिर्फ 13% आ रहा है एग्रीकल्चर की वजह से। लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान में भी दोनों में बहुत ज़्यादा मार्जिन है ग्रो करने का। हम प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग से दोनों को ग्रो करवा सकते हैं और अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। जो दूसरा अहम पॉइंट है इसकी डेवलपमेंट में वो है
जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी। पूरी दुनिया में अगर हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेड इन चाइना चीज़ बहुत आम है, लेकिन अगर हम कपड़े की बात करें तो वो पूरी दुनिया में मेड इन बांग्लादेश का बिकता है। बांग्लादेश की इकॉनमी में एक्सपोर्ट में कपड़े की मार्केट, जो कपड़े की एक्सपोर्ट है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसकी टोटल एक्सपोर्ट जो बनती है $40 मिलियन बनती है, और इस इकलौती इंडस्ट्री में 4 से 5 मिलियन जॉब्स हर साल प्रोड्यूस होती हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। सो जो दूसरा फैक्टर है बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो है वुमेन एम्पावरमेंट का। इसमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि अनड्यू जॉब्स देने की बजाय लड़कियों की एजुकेशन और स्किल पे काम किया जाए। इसी वजह से प्राइमरी लेवल यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है स्कूल्स पे, वहाँ पे गर्ल्स की इनरोलमेंट को भी इंश्योर करवाया गया ताकि वो बॉयज़ के कंपैरेटिवली काम कर सकें और पढ़ सके उतना ज़्यादा। इसके साथ साथ उनकी जो स्किल है उस पर भी काम किया गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब बांग्लादेश की इंडस्ट्री ग्रो की तो जो औरतें थीं उनके लिए वहाँ पे अलग से और इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव्स दिए गए ताकि वो अट्रैक्ट हों। इसका एक अहम फ़ायदा जो गवर्नमेंट को हुआ और औरतों को भी हुआ, वो ये था कि जब उनको पता चला कि हम काम कर रही हैं, जॉब सेक्टर में हो गई, तो उनकी जो शादी की एज थी वो थोड़ी आगे बढ़ गई और इस वजह से उनकी पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल आ गया। इसके बाद का जो फैक्टर है वो है फॉरेन रेमिटेंसेस, यानी कि जो बांग्लादेशी पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं वो बाहर से डॉलर्स भेजते हैं बांग्लादेश के बैंक्स में, जिसकी वजह से इनका जो डेफिसिट है वो कम रहता है और इकॉनमी भी बैलेंस में रहती है। इसके बाद एक जो मेन और अहम रोल था वो था एनजीओज़ का। शुरू से हमने देखा है कि बांग्लादेश की इकॉनमी स्टेबल नहीं थी। उस वक्त एक जो इनकी फेमस एनजीओ है वो है ब्राक 1972 में कायम की गई थी और ये तकरीबन हर सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, या फिर वहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ रहा है उसको भी मैनेज करते हैं। इसमें तकरीबन 90,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें भी 70% से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं। ये वो मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी ग्रो हुई। इसके अलावा कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं कि बांग्लादेश का जो अपने हमसायों के साथ रिश्ता है वो कोई कन्फ्लिक्ट उसका मेजर नहीं है, क्योंकि उनका जो मेजर बॉर्डर है वो शेयर करते हैं इंडिया के साथ और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिसकी वजह से उनको जो उनका बजट है आर्मी पे या डिफेंस पे वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसके बाद उन्होंने अपनी हिस्ट्री में जो सेंट्रल एशियन कन्फ्लिक्ट्स थे उनमें कभी हिस्सा नहीं लिया और ना ही अपनी आर्मी बेसिस किसी को दी कि वहाँ पे यहाँ पर आके वो सेटल हों और किसी के ख़िलाफ़ काम करें। ये कुछ 6-7 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई और आज वो पाकिस्तान और इंडिया को पीछे छोड़कर एशियन टाइगर बनने के उस लेवल पर हैं। ये सब वो था जो बांग्लादेश ने अचीव किया है और इसी की बुनियाद पर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद है उन्होंने बोला है कि बाय 2031 बांग्लादेश वुड बी एन अपर मिडिल इनकम कंट्री। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? बांग्लादेश की इकॉनमी ग्रो हुई है, लेकिन इससे हमारे लिए ये सबक है कि जो हमारे पास लेबर फोर्स है हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। जो 65% यूथ है उनको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनकी जो स्किल है उस पर काम करना है ताकि वो अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्टेबल करने में। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे रिसर्च पर काम करना चाहिए, रिसर्च पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली बहुत तेज़ी से हो रही है और उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट क्रॉप्स पर पड़ता है। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और हमारी जो रिसर्च है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें पता हो कि किस सीज़न में कौन सी फसल लगानी है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह तरक्की करे और एशियन टाइगर बने ताकि हम भी फ़ख्र से कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो भाई ये थी कुछ वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे बांग्लादेश, अपनी मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। मैंने आज से कुछ तकरीबन कोई 1 या 1.5 साल पहले तकरीबन रिएक्शन दिया था कि पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादातर जीडीपी हाई हो चुकी है बांग्लादेश की। आई थिंक कोरोना से पहले की टाइम पे या 1.5 साल पहले की बात है कि जब मैंने रिएक्शन दिया था, मैंने बताया था कि बांग्लादेश इस टाइम पे आज से 1.5 साल पहले मैंने जब रिएक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी रेट को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहा है और उस टाइम पे तकरीबन 7.1 के करीब इनकी जीडीपी परसेंटेज चल रही थी और आज 7.5 तक चल रही है। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। और अगर कोरोना की बात करें तो पाकिस्तान की थी 0.4 और इनकी है 5.4। तो इतना लेवल दे के ज़रा पाकिस्तान और बांग्लादेश की कि इतनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी स्टेबल है, एग्रीकल्चर की से भी उनकी इनकम आ रही है, एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए 1971 के अंदर, पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बट अब अगर उसकी टाइम की बात करें और आज की बात करें तो बांग्लादेश उस टाइम पर काफ़ी भूख प्यास में था और आज देखा जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादातर अमीर है, 2 से 3 गुना ज़्यादातर अमीर है और उनकी जीडीपी काफ़ी स्टेबल है और उसकी जीडीपी पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा और ये जाना कि पाकिस्तान
अपनी इन चीज़ों पे अगर फोकस करें एक्सपोर्ट पे, और बाहर से अगर लोग पैसे भेजेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। बांग्लादेश से वो इंडिया से वो भी एक एशियन टाइगर बन सकता है, पर वो अगर अपनी एग्रीकल्चर पे बात करें, अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर काम करें, और दूसरा वो अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करें। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और जाना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की डिफरेंसेस क्या है और उनकी कंपैरिजन देखी होगी। उम्मीद है कि पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।